प्यारे बच्चों, जैसा कि आप में से ही किसी एक प्यारे बच्चे ने मुझे मॉडल्स टॉपिक पे वीडियो अपलोड करने के लिए एडवाइस किया है, तो मैं आज आपको मॉडल्स टॉपिक पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देने जा रहा हूँ। चलिए इसको शुरू करते हैं और सीखते हैं कि मॉडल्स क्या होते हैं, ये कहाँ से आते हैं, इनका क्या प्रयोग है और भाषा में इनका कितना महत्व है। तो लेट्स बिगिन विद द मीनिंग फर्स्ट। तो मॉडल्स का मीनिंग जानने के लिए हमें ये जानना होगा कि मॉडल्स जो टॉपिक है उसको हम एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। मॉडल्स आर एक्सुलरी वर्ब्स, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, डिड, विल, ये सब भी एक्सुलरी वर्ब्स हैं। लेकिन एक्सुलरी वर्ब्स दो प्रकार की होती हैं। जो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडल्स, वो दूसरा प्रकार है। और पहला प्रकार होता है प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब्स, और दूसरा है मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। यानी एक्सुलरी वर्ब्स दो प्रकार के होते हैं, एक प्रिंसिपल एक्सुलरीज और दूसरा मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। अब इसको ठीक से समझ लो कि जो भी वर्ब्स आपने स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में देखा है, जैसे डू, डज, इज, आर, एम, हैज़, हैव, एट्सेट्रा, जो भी आपको दिखा है उसमें, उन सबको प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब्स कहा जाता है। प्रिंसिपल एक्सुलरी वर्ब्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं टाइम को डिनोट करने के लिए। जैसे इज़ अगर लगा है तो आप प्रेजेंट टाइम को समझ सकते हैं। इज़ डिनोट्स प्रेजेंट टाइम, वेयर एज वाज डिनोट्स पास्ट टाइम। इसी तरीके से विल डिनोट्स फ्यूचर टाइम। तो जो भी एक्सुलरी टाइम को समझने में मदद करता है वो प्रिंसिपल एक्सुलरी है। या फिर संक्षेप में इसे ऐसे जानो कि जो भी स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में एक्सुलरीज आते हैं वो प्रिंसिपल एक्सुलरीज होते हैं। लेकिन जो आज का विषय है मॉडल एक्सुलरी, वो टाइम नहीं बताते बल्कि वो एक्शन का एटीट्यूड बताते हैं, या फिर स्पीकर का एटीट्यूड के बारे में डिनोट करते हैं। जैसे किसी ने कोई बात कहा तो उसका कैसा एटीट्यूड था, यानी ऑल सच वर्ड्स एक्सप्रेसिंग एटीट्यूड, दे आर कॉल्ड मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। प्रिंसिपल एक्सुलरीज टाइम डिनोटिंग है और मॉडल एक्सुलरीज एटीट्यूड डिनोटिंग है। अब आगे की बात करते हैं कि मॉडल एक्सुलरीज कितनी होती हैं। मॉडल एक्सुलरीज की फिक्स्ड कोई संख्या नहीं है, लेकिन कम से कम 13-14 बहुत ही इम्पोर्टेंट जो मॉडल्स हैं उनकी आज मैं चर्चा करूंगा। बुक में आप देखेंगे तो वो 25 पन्ना में मॉडल्स को पढ़ाते हैं, लेकिन मैं इस बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी को बहुत संक्षेप में आपसे समझा देना चाहता हूँ। मॉडल्स का मीनिंग हम समझ गए, अब कुछ इम्पोर्टेंट मॉडल्स के बारे में भी जान लेते हैं। जैसे शुड, मस्ट, ऑट टू, कैन, कुड, विल, वुड, शैल। आप देखते होंगे भाषा में मे, माइट, लेट, नीड, डेयर। आप चाहेंगे तो इसे पॉज करके और लिख भी सकते हैं। तो ये जो भी मैंने एक्सुलरीज का बात किया, ये भी हेल्पिंग वर्ब्स ही हैं, ये भी एक्सुलरी वर्ब्स ही हैं, लेकिन इनका काम टाइम डिनोट करना नहीं है, इनका काम एटीट्यूड को डिनोट करना है। जैसे शुड, मस्ट और ऑट टू एडवाइसिंग एटीट्यूड को डिनोट करते हैं, इनसे एडवाइस दी जाती है। अब एडवाइसेस की इंटेंसिटी कम या ज़्यादा हो सकती है। जैसे शुड का मतलब हुआ कि यू शुड रीड, का मतलब हुआ कि आपको पढ़ना चाहिए, इस पर दबाव नहीं है, ये एक सामान्य एडवाइस है। लेकिन अगर दबाव के साथ एडवाइस देना हो तो आपको कहना होगा यू मस्ट रीड। तो जब इंटेंसिटी बढ़ती है तो मस्ट का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर एडवाइस में कोई ऑब्लिगेशन हो,
जैसे कि कोई ड्यूटी से रिलेटेड कोई सेंस हो, जैसे हमें पौधा लगाना चाहिए, हमें अपने माता पिता का आदर करना चाहिए, तो इसमें ड्यूटी का एक सेंस है। क्योंकि हम सांस लेते हैं और पौधों से ही ऑक्सीजन हमें मिलता है, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम भी पेड़ लगाएं, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं। तो ड्यूटी से रिलेटेड ये एक सेंस है जिसमें ought to का प्रयोग होना चाहिए। तो शुड, मस्ट और ought to तीनों ही एक अर्थ में इस्तेमाल होते हैं, चाहिए के अर्थ में इस्तेमाल होते हैं, एडवाइसिंग एटीट्यूड है इनके अंदर, लेकिन तीनों की इंटेंसिटी कम और ज़्यादा है। तो इनका चुनाव आप जुडिशियसली करिए, वाइजली इनको चुनिए और भाषा में प्रयोग करिए। अब अगला मॉडल होगा कैन। तो कैन टॉक्स अबाउट एबिलिटी। कैन में एबिलिटी का एक एटीट्यूड है और इससे क्षमता का बोध होता है। जैसे कौन क्या कर सकता है, कैन का प्रयोग करके कहते हैं। जिस भी सेंटेंस में सकता का प्रयोग आप करते हैं हिंदी में, उसमें आपको कैन लगाना होगा। जैसे आई कैन स्पीक इन इंग्लिश, यानी दिस इज़ माई एबिलिटी, आई कैन स्पीक, मैं बोल सकता हूँ। मोहन कैन लिफ्ट दिस हैवी बॉक्स, मोहन इस भारी बक्से को उठा सकता है। तो जहाँ पे भी एबिलिटी की बात आती है वहाँ आप कैन का प्रयोग करते हैं। और कैन का एक माइनर यूज़ परमिशन लेने और देने के लिए भी होता है, और कैन का एक माइनर यूज़ पॉसिबिलिटी को शो करने के लिए भी हो सकता है। जैसे इट कैन रेन टुडे, तो कभी कभी रेयरली कैन का प्रयोग संभावना दिखाने के लिए भी हो सकता है। अब इससे ही जुड़ा इसका पास्ट फॉर्म है कुड। तो कुड वैसे तो कैन का पास्ट फॉर्म है, ये पास्ट टेंस में इस्तेमाल होता है, लेकिन कुड जो है पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए एज अ मॉडल ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी इस्तेमाल हो सकता है। यानी पोलाइट रिक्वेस्ट करना हो कि कुड यू गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो आपको प्लीज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, और अगर आप चाहते हैं तो आप प्लीज़ लगा भी सकते हैं। लेकिन बिना प्लीज़ लगाए भी ये कुड का प्रयोग एक पोलाइट रिक्वेस्ट को ही दर्शा रहा है। दूसरी बात कि कुड अगर अपने पास्ट फॉर्म में लगा है, यानी अगर वो प्रेजेंट नहीं है, पोलाइट रिक्वेस्ट का सेंस नहीं आता उससे, तो वो टेंस में सका का अर्थ लाएगा। जैसे ही कुड नॉट रन, वह दौड़ नहीं सका। तो ये जो कुड और कुड में कंफ्यूजन है वो इस कारण कि एक सिंपल प्रेजेंट में कुड है जो पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए इस्तेमाल होता है, और दूसरा जो कैन का पास्ट फॉर्म टेंस में इस्तेमाल होता है सका के भाव को कहने के लिए। दूसरी बात, मे और माइट भी मॉडल्स हैं जिनका प्रयोग पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए किया जाता है, या फिर परमिशन लेने या देने के लिए भी आप करते हैं। मे आई कम इन सर, यानी परमिशन लेना। यू मे गो, यानी परमिशन देना। लेकिन मे और माइट में भी पॉसिबिलिटी कम और ज़्यादा हो सकती है, तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए आप माइट का प्रयोग करते हैं और स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए मे का प्रयोग करते हैं। जैसे दो लोगों में एक अगर कहता है कि आज अवश्य बारिश होगी, तो उसको मे लगाना चाहिए, और अगर कोई कहता है हाँ हो सकती है, तो उसको माइट का प्रयोग करना चाहिए। अगला मॉडल होगा नीड। तो नीड यानी ज़रूरत। नीड का शाब्दिक अर्थ है ज़रूरत, आवश्यकता। तो आप नीड का प्रयोग हम दो रेफरेंसेस में कर सकते हैं। एक, कोई सामान चाहिए तो सीधा लिखिए आई नीड अ पेन, आई नीड अ पेंसिल। लेकिन अगर सामान ऑब्जेक्ट पेन या पेंसिल ना हो, अगर हमें वर्ब के रेफरेंस में यूज़ करना हो, तो आपको कहना होगा कि आई नीड टू गो, मुझे जाना होगा, मुझे जाना है। यानी यहाँ पर एक एम्फेसिस दिया जा रहा है कि इस काम को करने की ज़रूरत है। जैसे यू नीड टू लीव, आपको मतलब जाने की ज़रूरत है, यानी आप जाइए।
यू नीड नॉट स्पीक, आप मत बोलिए, तो ये आवश्यकता है। अगला है डेयर। डेयर साहस के भाव को दिखाता है, जैसे नोबडी डेयर्स टू विजिट अ ग्रेवयार्ड एट नाइट। हाँ, तो मोहन डेयर्स टू स्पीक इन द क्लास, तो मोहन के साहसिक भाव को दिखाने के लिए यहाँ प्रयोग होता है। लेकिन याद रखें, जब ये निगेटिव होता है तो इसमें टू इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया जाता है। जैसे मोहन डेयर नॉट, मोहन डेयर नॉट स्पीक इन द क्लास, आप टू का प्रयोग नहीं करेंगे। अगला है लेट। लेट यानी परमिशन के सेंस में लेट का प्रयोग किया जाता है, अलाउ करना। जैसे योर डॉग डज नॉट लेट मी, यहाँ पे ये मेन वर्ब हुआ, ये मॉडल नहीं हुआ। लेकिन अगर आप लेट का प्रयोग शुरू में करते हैं इम्परेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन करने के लिए, जैसे लेट यू स्पीक, आप बोलिए, लेट यू गो, लेट्स प्ले, ये सब एडवाइसिंग एटीट्यूड को एक्सप्रेस करते हैं, तो ये मॉडल हुआ। तो लेट का प्रयोग सलाह देने के लिए, परमिशन देने के लिए, या फिर इस तरीके का कुछ भाव बताने के लिए किया जाता है। अब एक मॉडल है वुड। वुड एक ऐसा मॉडल है जिसे आप पास्ट के हैबिचुअल एक्शन को भी दिखा सकते हैं कि मैं अपने बचपन में क्या किया करता था, या कोई क्या किया करता था। वुड के सहायता से आप इस भाव को व्यक्त कर सकते हैं। जैसे आई वुड ईट मैनी चॉकलेट्स इन अ डे इन माई चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में कई चॉकलेट खा जाया करता था। अब वुड का प्रयोग यहीं तक सीमित नहीं है, वुड का प्रयोग हम किसी को कुछ ऑफ़र करने के लिए भी करते हैं। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ और मेरा दोस्त दिख गया, तो मैं उसको कहूँगा कि चलोगे क्या, तो आप वुड यू करके वुड का प्रयोग, इस मॉडल का प्रयोग उसको भी ऑफ़र करने के लिए कर सकते हैं। आप कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, दूसरे को भी ऑफ़र करना हो तो आपको कहना होगा वुड यू। और अगर आप, यानी ये एक ऑफ़र करने के लिए इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है, और अपने पसंद और नापसंद बताने के लिए भी इस मॉडल का प्रयोग किया जाता है इंग्लिश में। जैसे आई वुड लाइक टू स्पीक, आई वुड नॉट लाइक टू मेंशन दिस थिंग और दैट थिंग। तो यहाँ पे जो स्पीकर है वो कह रहा है कि मैं इस पे बात करना पसंद नहीं करूँगा। तो वुड का प्रयोग ऑफ़र करने के लिए, पसंद नापसंद बताने के लिए, और इसी तरीके का एक मॉडल और भी है यूज्ड टू। यूज्ड टू हमेशा V2 फॉर्म में ही रहता है, और इसका प्रयोग हम पास्ट हैबिचुअल एक्शन को बताने के लिए करते हैं। जैसे कौन व्यक्ति पास्ट में क्या किया करता था। जैसे महेश शादी से पहले क्रिकेट खेलता था, तो मोहन यूज्ड टू प्ले क्रिकेट बिफोर हिज मैरिज। इस तरीके के तमाम सेंटेंसेस यूज्ड टू से बनेंगे। तो अच्छा, अब अंत में मैं विल और शैल को भी इस मॉडल की लिस्ट में शामिल करूंगा, क्योंकि विल और शैल जो कि प्रिंसिपल एक्जुलरीज के लिस्ट में होता है, वो इस मॉडल एक्जुलरी में भी प्रयोग होता है। लेकिन जब ये प्रिंसिपल एक्जुलरी होता है तो आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होता है, और यह कुछ खास भाव नहीं दिखाता, सिर्फ संभावना, सिर्फ ये प्रेडिक्शन दिखाता है कि आई शैल गो टू स्कूल टुमारो, मैं जाऊंगा स्कूल कल। इसमें कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन अगर आई और वी के साथ जो विल मॉडल है, जो कि ही, शी, इट और सिंगुलर सब्जेक्ट्स के साथ प्रयोग किया जाता है, अगर इनके प्रयोग उल्टे कर दिए जाएं, जैसे आई और वी के साथ शैल लगता है तो नॉर्मल मीनिंग होता है, वो प्रिंसिपल एक्जुलरी है। लेकिन मॉडल तब होगा जब आई और वी के साथ विल लग जाए और एक डिटर्मिनेशन या प्रॉमिस का भाव निकालना हो, तो आपको ऐसा ही करना होगा।
तो प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन के सेंस को विड्रॉ निकालने के लिए आपको उल्टा प्रयोग करना होगा, मॉडल के रूप में विल और शैल का प्रयोग करना होगा। जैसे ही शैल डाई विदाउट वाटर, जबकि ही के साथ शैल लगता ही नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। जब ये मॉडल के अर्थ में प्रयोग होता है तो ही के साथ शैल भी लगेगा, और जिसके साथ जो नहीं लगता है वही प्रयोग किया जाता है एक स्पेशल मीनिंग को निकालने के लिए। जैसे ही के साथ शैल नहीं लगता है, लेकिन अगर मॉडल बनाना है तो ही के साथ शैल लगाना पड़ेगा। आई के साथ विल नहीं लगता है जनरली, लेकिन अगर आई के साथ विल लगाएंगे तो वो एक मॉडल बन गया और उसका अर्थ बहुत ही अनूठा होगा। उसमें एक वादा, प्रॉमिस या डिटर्मिनेशन या किसी प्रकार का थ्रेट का भी बात हो सकता है। तो मैंने अपनी समझ से जितने भी इम्पोर्टेंट मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स हैं उनकी बात की है, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। लेकिन यहीं पर सारी बातें ख़त्म नहीं हो जाती हैं। जो भी बच्चा इसका कॉपी पर लिख के प्रैक्टिस करेगा और किसी से जांच करवा लेगा, तो तभी आप समझना कि आप इसका सार्थक प्रयोग अपने भाषा में कर सकते हैं। नहीं तो समझना एक अलग बात होता है और सच में आ जाना एक अलग बात होता है। और आ जाने के लिए परफेक्टली आपको स्किल्ड होने के लिए थोड़ा मेहनत भी करना पड़ता है, प्रैक्टिस करना पड़ता है। तो आप इसको लिख के सेंटेंस बनाइए, प्रैक्टिस करिए और इसको अपनी भाषा में प्रयोग करिए। लेकिन इस सेशन के ख़त्म होने से पहले एक बार और रिमाइंड कर देता हूँ मैं कि जो मॉडल एक्सुलरी वर्ब्स हैं वो उनकी उत्पत्ति कहाँ से होती है। थोड़ा सा पीछे मुड़ते हैं और देखते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में एक टॉपिक है वर्ब, उसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब भी है, 8 में से एक वर्ब भी है। तो वर्ब को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो वो 2 प्रकार के हैं, एक है मेन वर्ब और एक है हेल्पिंग वर्ब, जिसको हम एक्सुलरी वर्ब भी कहते हैं। तो मेन वर्ब वो जो एक्शन को डिनोट करे, जैसे रन, ईट, गो। लेकिन हेल्पिंग वर्ब वो जो टाइम या फिर एटीट्यूड को डिनोट करे। इसीलिए तो मैंने 2 प्रकार का एक्सुलरी वर्ब पढ़ाया कि क्योंकि मेन वर्ब अलग है, हेल्पिंग वर्ब अलग है। तो हेल्पिंग वर्ब में भी 2 प्रकार के वर्ब हैं, एक प्रिंसिपल एक्सुलरी जो स्ट्रक्चर ऑफ टेंस में एक्सुलरीज आती हैं, और एक मॉडल एक्सुलरी जिन एक्सुलरीज की बात अभी मैंने की थी। तो आप इस पर प्रैक्टिस करिए और कमेंट करके बताइए कि इससे आपको कितना लाभ हुआ। खूब सीखो, खूब लिखो, खूब पढ़ो, और आगे और कौन सा नया टॉपिक पढ़ना है, जानना है, या फिर मेरे से पढ़ाते वक्त कोई अगर मिस्टेक हुआ हो या किसी तरीके की कमी रह गई हो तो भी ज़रूर आप बता सकते हैं। इम्प्रूव करूँगा इन सारी चीज़ों को, और इसी आशीर्वाद के साथ कि आप तरक्की करो, हर नया चीज़ सीखो, मैं यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ और अगले वीडियो तक के लिए यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। थैंक यू।